हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते फ्रेंड्स आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पादप का उपयोग किया था। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी मटर बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी। तो मटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आनुवंशिकता के अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने उद्यान मटर यानी कि पाइजम सटाइवम का प्रयोग किया था फ्रेंड्स। और अपने प्रयोगों में मेंडल ने मटर के जो है 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। ये भी पता होना चाहिए कितने 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टाइफाइड का रोगजनक सीधे तौर पर किसके द्वारा संचरित होता है। तो टाइफाइड का रोगजनक सीधे तौर पर किसके द्वारा संचरित होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन रखे हैं और 4 में से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जल बिल्कुल राइट आंसर है। जो है किसके द्वारा संचरित होता है, जल के द्वारा होता है। तो देखिए टाइफाइड का जो रोगजनक होता है सीधे रूप से जो होता है संदूषित जल और भोजन के द्वारा ये फ्रेंड्स संचारित होता है। और टाइफाइड रोगजनक होता है किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा ये एक जीवाणु होता है उसके द्वारा ये उत्पन्न होता है। और घरेलू मक्खी इस रोगजनक की क्या होती है, वाहक होती है। तो टाइफाइड जो होता है किस जीवाणु के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। और इसका जो वाहक क्या होता है, होता है घरेलू मक्खी। इसकी क्या होती है, रोगजनक वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर, कौन से पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा नहीं होता है। तो कौन से पारिस्थितिक तंत्र में जो है संख्या का पिरामिड सीधा नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है इसमें, पिरामिड सीधा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र के जीव संख्या का पिरामिड जो होता है उल्टा होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। और अतः एक वृक्ष अनेक उपभोक्ताओं को फ्रेंड्स भोजन ये प्रदान करता है। तो इसलिए इसका क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्योंकि बढ़ती जाती है, हर पोषी स्तर में क्या होती है, जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण का परिणाम होती है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन देखे हैं। तो चारों में से जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लैंगिक प्रजनन। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से हो जाएगा। तो क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन में अगुणित शुक्राणु और अंडाणु के संयोग या निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण का परिणाम होती है। अथवा फ्रेंड्स लैंगिक जो प्रजनन होता है इस प्रक्रिया द्वारा ही द्विगुणित युग्मज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि इनमें से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए कहता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अपक्षरण कारकों के उत्सर्जन के नियंत्रण से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन बी कहता है, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैसें हैं। ऑप्शन सी कहता है, डॉप्सन इकाई ऑक्सीजन की मात्रा मापने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी कहता है, चिकित्सालय से अपशिष्टों के निस्तारण हेतु भस्मीकारक का उपयोग महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इन चारों में से आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन सी की बात करें, देखिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत कथन है। डॉप्सन इकाई ऑक्सीजन की मात्रा मापने में जो प्रयुक्त होती है ये बिल्कुल गलत कथन है। देखिए डॉप्सन इकाई जो होती है, जो समताप मंडली ओजोन होती है ना, तो ओजोन O3 आपको पता है, तो ओजोन परत के स्तंभ की मोटाई मापने में प्रयुक्त होती है डॉप्सन इकाई। देखिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग मैंने बताया कहाँ होती है, ओजोन परत के मोटाई नापने में इसका यूज होता है डॉप्सन इकाई का, न कि ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन देखे हैं। इसका ऑप्शन ए जो है, राइबोस शर्करा नहीं पाई जाती है। डीएनए में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, राइबोस शर्करा। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें तो डीएनए में जो होता है राइबोस शर्करा नहीं पाई जाती है। इसमें जो होता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। यह एक पेंटोज शर्करा है। क्या है ये, कि पेंटोज शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विषाणु संक्रमण प्रतिक्रिया के लिए प्राकृतिक रूप से कशेरुकी की कोशिकाओं द्वारा छोटे प्रोटीन उत्पन्न किए जाते हैं जो विषाणु का गुणन रोक देते हैं, ये कारक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। तो 4 में से आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरॉन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंटरफेरॉन क्या होता है कि विषाणु संक्रमण प्रतिक्रिया के लिए प्राकृतिक रूप से कशेरुकी की कोशिकाओं द्वारा छोटे प्रोटीन उत्पन्न किए जाते हैं
जो विषाणु का गुणन रोक देते हैं फ्रेंड्स, और ये प्रतिविषाणु प्रोटीन इंटरफेरॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरफेरॉन कहलाते हैं। ये इंटरफेरॉन्स 3 कसूरी ग्लाइकोप्रोटीन्स अल्फा बीटा गामा का एक समूह होता है। क्या होता है? एक समूह होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं अल्फा बीटा गामा का एक समूह होता है। इनमें से 2 अल्फा और बीटा विषाणु द्वारा संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो कौन से अल्फा और बीटा जो है विषाणु द्वारा संक्रमित की जाती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, ओपेनशिया में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए ओपेनशिया में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तने और स्तंभ द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो तने या स्तंभ द्वारा होता है ओपेनशिया में प्रकाश संश्लेषण। अगर क्या होता है कि ओपेनशिया या नागफनी, देखिए ओपेनशिया को नागफनी कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नागफनी क्या होती है? ओपेनशिया या नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और तो फ्रेंड्स पत्तियों का कार्य तने द्वारा किया जाता है। इसका तना हरे रंग का और गुदीदार होता है और प्रकाश संश्लेषण ये करता है। तो आए समझ में, तो ओपेनशिया क्या होती है? एक नागफनी होती है। तो नागफनी की पत्तियां जो होती है वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी क्रिया को कम करने के लिए ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, और जो पत्तियों का कार्य तने द्वारा किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर तना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हाइड्रा स्टारफिश एवं प्लेनेरिया में होता है। जो हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया में होता है, क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी की बात करें, पुनर्जनन। देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो क्या होता है कि हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया पुनरुद्भवन, यानी कि पुनर्जनन को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन भी कहते हैं। इनमें जो होती है उच्च क्षमता पाई जाती है पुनरुद्भवन की, यानी कि पुनर्जनन की उच्च क्षमता इनमें पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो ऑप्शन बी की बात करें, श्वसन में। देखिए हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है श्वसन में निभाता है। अब थोड़ा सा बात करें फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक श्वसन वर्णक है। क्या है? एक हीमोग्लोबिन क्या है? एक श्वसन वर्णक है जो श्वसन की क्रिया में CO2 और O2 का परिवहन करता है। यह फ्रेंड्स आरबीसी में पाया जाता है और लौह युक्त होने के कारण लाल रंग का ये दिखता है। क्या होता है? लौह युक्त होता है ये। क्या होता है? इसमें आयरन होता है, तो ये क्या होता है? लाल रंग का दिखाई देता है हीमोग्लोबिन। ये किसमें हमारी सहायता करता है? श्वसन में। CO2 और O2 का ये क्या करता है? परिवहन करने में ये सहायक होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका किसका परजीवी है। तो देखिए एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका किसका परजीवी है। तो फ्रेंड्स आपसे जो है वहाँ पर रोग भी पूछे जाएंगे, डिजीज पूछे जाने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमें दे रखा है डिजीज़, वहाँ पर एक सिलेबस में एक पॉइंट हमको दे रखा है, तो आप डिजीज़ भी पढ़ के जाइए। तो देखिए यहाँ पर जो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है बड़ी आंत का। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका किसका परजीवी है? बड़ी आंत का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो एंटोअमीबा जो हिस्टोलाइटिका होता है ये मानव की बड़ी आंत का फ्रेंड्स एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ परजीवी होता है। यह सामान्यतः फ्रेंड्स दूषित जल और भोजन के अंतर्ग्रहण से होता है, दूषित जल और भोजन के अंतर्ग्रहण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन की यूरिकोटिलिक विधि पाई जाती है। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन की यूरिकोटिलिक विधि पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन डी की बात करें सरीसृपों एवं पक्षियों में, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर किसमें? सरीसृपों और पक्षियों में जो है स्थलीय जो घोंगे और कीट में भी ये नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल की गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए क्या होता है कि जो सरीसृप होते हैं पक्षी, स्थलीय घोंगे और कीट में जो है नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का जो है उत्सर्जन यूरिक अम्ल की गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। और इस प्रकार के उत्सर्जन में जल की हानि भी कम होती है और यूरिक अम्ल का वह जो उत्सर्जन होता है यूरिकोटिलिज्म कहलाता है। और ऐसे जंतु जो होते हैं यूरिकोटिलिक जंतु कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आता है पीड़कनाशी में सम्मिलित होते हैं। तो पीड़कनाशी में सम्मिलित कौन से होते हैं फ्रेंड्स? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो कीटनाशक, कवकनाशक, कृमिनाशक और कृंतकनाशक और खरपतवार नाशक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। क्या क्या? कीटनाशक, कवकनाशक, कृमिनाशक, कृंतकनाशक और खरपतवार नाशक। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा पीड़कनाशी में सम्मिलित कौन होते हैं? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आता है
कि निम्न में से कौन वनोन्मूलन का गलत प्रभाव नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में तीव्रता जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन वनोन्मूलन का गलत प्रभाव नहीं है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स क्या होता है, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में तीव्रता वनोन्मूलन से संबंधित नहीं है। वनोन्मूलन के अनेक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे मृदा प्रदन में वृद्धि और वर्षा की कमी एवं वन्यजीव हेतु प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ये यहाँ पर इसका वो होता है सही प्रभाव। तो यहाँ पर गलत प्रभाव क्या नहीं है, ऑप्शन सी, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो देखिए पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी की बात करें, दोनों ए और बी सही हैं। क्या होता है, कोएसरवेट्स में और न्यूक्लियोप्रोटीन्स से। किससे, कोएसरवेट्स से और न्यूक्लियोप्रोटीन्स से जो है पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, आदि सागर में कोएसरवेट्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स के मिलने से आदिम पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई थी, और यही ओपेरान द्वारा ही फ्रेंड्स, जो ओपेरान द्वारा दी गई जीवन की उत्पत्ति की जैव रासायनिक परिकल्पना से ये संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति अपने शरीर में इंटरफेरॉन विकसित करता है, तो उसके शरीर में किसका संक्रमण उपस्थित है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है जो अपने शरीर में इंटरफेरॉन विकसित करता है, तो उसके शरीर में किसका संक्रमण उपस्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी की बात करें, मीजल्स, बिल्कुल राइट है मीजल्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्या होता है कि इंटरफेरॉन्स प्रति विषाणु प्रोटीन है एक, इनका निर्माण जो होता है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें तो मीजल्स रोग, मीजल्स विषाणु के द्वारा जनित रोग होता है, और इस रोग में इंटरफेरॉन्स निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पारिस्थितिक पिरामिड सबसे पहले किसके द्वारा निर्मित किया गया। तो आपको बताना है कि जो पारिस्थितिक पिरामिड है सबसे पहले किसके द्वारा निर्मित किया गया। तो 17 का आंसर बताइए। इसका ऑप्शन डी की बात करें, एल्टन, बिल्कुल राइट आंसर है। एल्टन ने जो है पारिस्थितिक पिरामिड का सबसे पहले इसके द्वारा ये निर्मित किया गया था। ऑप्शन डी एल्टन। तो ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर सही है। तो क्या होता है कि जो सर्वप्रथम अगर हम बात करें, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले एल्टन ने जो है पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड की परिकल्पना दी, और ये पिरामिड प्रत्येक पोषक स्तर पर जीव संख्या, जैव भार और जैव ऊर्जा की मात्रा का चित्रात्मक निरूपण ये करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, किसने किया था, एल्टन ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, मनुष्य में वृषण उदर गुहा में बाहर थैलीनुमा वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए मनुष्य में जो होते हैं वृषण होते हैं उदर गुहा में बाहर थैलीनुमा वृषण कोश के भीतर ये स्थित होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो क्या कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर पहले मैं आपको सभी ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी की क्या कर रहा है, वृषण कोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कम बनाए रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्हें बाहर इसलिए रखा जाता है, बाहर इसलिए होते हैं वो, वृषण कोश का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कम बनाए रखना, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। तो क्या होता है कि मनुष्य में जो होते हैं वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोशों में स्थित होते हैं, और इसका कारण यह है कि वृषण कोशों का तापमान शरीर के तापमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ये कम रहता है, ताकि वृषण सुचारू रूप से कार्य कर सके। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है, निम्न में से वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन सा है। तो निम्न में से वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन ए की बात करें, ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है, एक वृद्धि प्रवर्धक, ये क्या होता है, एक ऑक्सिन क्या होता है, एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। यह पादप वह उनके विभिन्न अंगों जैसे तने में वृद्धि को प्रेरित करता है, जबकि एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन वृद्धि ये निरोधक हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सिन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए एब्सिसिक और इथाइलिन जो होते हैं ये वृद्धि निरोधक क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं प्लांट में, और ऑक्सिन जो होता है ये तने की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मुख्य फेगोसाइटिक कोशिकाएं हैं। तो देखिए मुख्य फेगोसाइटिक कोशिकाएं कौन सी हैं, 4 ऑप्शन देखे हैं। तो ऑप्शन डी की बात करें, मैक्रोफेज, यहाँ पर मैक्रोफेज से हो जाएगा। मुख्य फेगोसाइटिक कोशिकाएं कौन सी है, मैक्रोफेज। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है।
तो क्या होता है कि मैक्रोफेज मुख्य फैगोसाइटिक या भक्षकाणु कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं फ्रेंड्स प्रतिरक्षा तंत्र में मृत कोशिकाओं, हानिकारक जीवाणु या प्रतिजन को पूर्णतः निगल कर नष्ट कर देती हैं और यह निगलने की प्रक्रिया फ्रेंड्स फैगोसाइटोसिस कहलाती है। तो फैगोसाइटोसिस आप समझ सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं फैगोसाइटिक की, मैक्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें परागण ऑटोगैमस होता है। तो निम्नलिखित में से किसमें जो है परागण ऑटोगैमस होता है। 21 का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन सी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है क्लीस्टोगैमी। क्लीस्टोगैमी में जो होता है परागण जो होता है इसमें ऑटोगैमी होता है, ऑटोगैमस होता है किसमें, क्लीस्टोगैमी में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा 21 का। देखिए क्या होता है, अनुन्मील्य पुष्प में निश्चित रूप से स्वपरागण यानी कि ऑटोगैमस होता है। उभयलिंगी पुष्प जो होते हैं जो सदैव बंद रहते हैं अनुन्मील्य पुष्प कहलाते हैं। और अगर बात करें और यह दशा जो होती है अनुन्मील्यता कहलाती है। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र फ्रेंड्स बहुत पास पास होते हैं एवं जब पुष्पकलिका में परागकोश का स्फुटन होता है तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन कहता है एक कोशिका वर्तोकक की एक संपूर्ण पौधे में वृद्धि करने की क्षमता कहलाती है। तो आपको बताना कि एक कोशिका कर्तोतक एक्सप्लांट की एक संपूर्ण पौधे में वृद्धि करने की क्षमता कहलाती है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, कोशिकीय पूर्ण सक्लता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोशिकीय पूर्ण सक्लता यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें तो उपयुक्त तापमान और वायु संचरण स्थितियों पर एक उपयुक्त संवर्धन माध्यम में संवर्धन करने पर एक कोशिका कर्ता तक की एक संपूर्ण पादप उत्पन्न करने की क्षमता कोशिकीय पूर्ण सक्लता कहलाती है। प्राय फ्रेंड्स यह कोशिका के विभजतक में होती है, ये पता आपको होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।